वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ मी। आज हम देखने वाले हैं सेक्शन 4 का पहला 4.1 हिस्ट्री ऑफ नावल। तो ये चैप्टर जो है इस पर आपको मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और ये 4 मार्क्स का रहता है। इस पर आप पूरे 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं। इसमें एक्टिविटीज़ आती है MCQ, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू और फॉल्स, ऑड वन आउट, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर्स वगैरह। इस टाइप की एक्टिविटीज़ इस पर आती है जो 4 मार्क्स के लिए पूछी जाती हैं और इसमें आप पूरे 4 मार्क्स हासिल कर सकते हैं अगर आप इसको अच्छे से समझ लें। तो इसका हर पॉइंट आपको अच्छे से समझना है। तो पहला पैराग्राफ है जिसमें आपको बताया गया है कि इसमें कहा गया है इंग्लिश लिटरेचर में 18th सेंचुरी में 2 चीज़ें दी थी जो पीरियडिकल एसेस और नॉवेल्स थे। तो नॉवेल्स जो है वो रिप्रेजेंटेड द स्पिरिट ऑफ 18th सेंचुरी। नॉवेल्स ने 18th सेंचुरी की स्पिरिट को रिप्रेजेंट किया था। हम 1 बाय 1 पैराग्राफ देखेंगे। अब ये सेकंड पैराग्राफ है, व्हाट इज़ मीन बाय नॉवेल। नॉवेल किसे कहते हैं? नॉवेल जो है एक रिलेटिवली लॉन्ग नैरेटिव रहता है जिसमें ह्यूमन एक्सपीरियंसेस को प्रोज फॉर्म में डिस्क्राइब किया जाता है। जो आज का प्रेजेंट वर्ड नॉवेल है उसे इटालियन वर्ड नॉवेला से लिया गया है और नॉवेला के मानी है न्यू। ठीक है, नॉवेला के मतलब होता है न्यू। नॉवेल जो है वो उसमें स्टोरी को डिटेल में डिस्क्राइब किया जाता है और उसको एम्बेलिश किया जाता है मोर डिटेल्स में, जैसे टाइम, प्लेस, नेचर, पीपल एंड देयर माइंड्स, देयर जेस्चर्स एंड एक्टिविटीज़, ये सारी चीज़ें उसमें डाली जाती है। इससे उसको एम्बेलिश किया जाता है। ये जो है नॉवेल जो है वो सोसाइटी का, उस वक्त के सोसाइटी का पीरियड को प्रेजेंट करता है जब वो लिखी गई थी। नॉवेल जिस वक्त लिखी गई है नॉवेल उस वक्त की सोसाइटी को वो प्रेजेंट करता है। नॉवेल जो है वो लाइफ को समझने में हमको ईजी है, मतलब लाइफ को समझने में ईजी तरह से समझने में मदद करता है ड्रामा और पोएट्री के मुकाबले में। ड्रामा और पोएट्री के मुकाबले में नॉवेल को समझना ईजी होता है। ठीक है, हमने अभी देखे जैसे नॉवेल जो है वो स्टोरी को एम्बेलिश करता है टाइम, प्लेस वगैरह इसकी मदद से, उस तरह से इसमें हमने नोट्स डाले थे। तो ये सेकंड पैराग्राफ हो गया। उसके बाद में हम देखेंगे नॉवेल की हिस्ट्री क्या है। तो नॉवेल जो एक लिटरेरी जेनर है उसकी हिस्ट्री जो है वो अबाउट 2000 ईयर्स की है, यानी 2000 साल पहले से नॉवेल की लिखने की शुरुआत हुई थी। Among the early precursors of novel, a collection of tales known as Greek romances dating from the 2nd to 6th century may top the list. तो जो पहले प्रिकर्सर्स थे नॉवेल के, उन्होंने ग्रीक रोमांसेस लिखे थे जो 2nd से 6th सेंचुरी में लिखे गए थे। ठीक है, ये जो इमेजिनेटिव एंड डिलाइटफुल स्टोरीज थी ये आइडियल लव और मार्वलस एडवेंचर पर डिपेंड थी। ठीक है, इन्होंने क्रिएटिव राइटिंग को अगले 1000 साल तक के लिए अफेक्ट किया था। हालांकि मॉडर्न एरा की जो नॉवेल है ये लिटरेरी प्रोज का इस्तेमाल करते हैं और ये सारी चीज़ें वर्जिल्स इकोलॉग्स, मेलोरीज, मॉर्टे डी अर्थर, जेफरी चौसर्स द कैंटरबरी टेल्स में आपको दिखाई देंगी। ये है शुरुआत के नॉवेल्स जो है वो है। अब वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है? टेल ऑफ जेंजी। इसे लिखा था मुरासाकी शिकिबू ने और 1010 में लिखा गया था। इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टेल ऑफ जेंजी किसने लिखा है, वर्ल्ड का फर्स्ट नॉवेल कौन सा है। उसके बाद में फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल है डॉन क्विक्सोट बाय स्पेनिश राइटर मिगुएल डी सर्वेंटिस और इसे 2 पार्ट्स में पब्लिश किया गया था, 1605 एंड 1615। 1605 और 1615 में इसे पब्लिश किया गया था 2 पार्ट्स में। तो फर्स्ट यूरोपियन नॉवेल है डॉन क्विक्सोट बाय स्पेनिश राइटर मिगुएल डी सर्वेंटिस। फिर उसके बाद में हम देखेंगे तो 18th सेंचुरी में न्यूज़पेपर्स और मैगजीन्स ने मिडिल क्लास को अट्रैक्ट किया था। काफ़ी हद तक मिडिल क्लास को न्यूज़पेपर्स ने और मैगजीन्स ने अट्रैक्ट किया था। ये जो नए रीडर्स थे ये रोमांसेस और ट्रेजेडीज़ में उनको कम इंटरेस्ट था, जिसे अपर क्लास ने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। यानी रोमांसेस और ट्रेजेडीज़ को पढ़ने में अपर क्लास को ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो इस तरह से एक नए टाइप ऑफ लिटरेचर की नीड अरोज हुई, इसकी ज़रूरत पड़ी जो 18th सेंचुरी के आइडियाज़ को एक्सप्रेस कर सके। तो इस तरह से फिर नॉवेल की शुरुआत हुई। जो 18th सेंचुरी का जो नया लिटरेचर था इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी स्पिरिट ऑफ रियलिज्म, डिनायल ऑफ रोमांटिक फीचर्स और लाइक एंथुजियाज्म, पैशन एंड इमेजिनेशन। इन फीचर्स को उन्होंने डिनाई कर दिया और स्पिरिट ऑफ रियलिज्म को उन्होंने पसंद किया 18th सेंचुरी के नए लिटरेचर के पढ़ने वालों ने।
तो इस तरह से नॉवेल का फोरग्राउंड तैयार हुआ 18th सेंचुरी में, क्योंकि वहाँ मिडिल क्लास का एक तबका, एक क्लास पैदा हो गई थी, एक बन गई थी क्लास जो लव एंड रोमांस में उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इंग्लैंड में 1740 के बाद में नॉवेल ओरिजिनेट हुआ, जो एक लिटरेरी फॉर्म था। इसमें उस वक्त इंक्रीज इन ट्रेड एंड कॉमर्स अलॉन्ग विद द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन गेव राइज टू द मिडिल क्लास। उस वक्त इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया, इस वजह से मिडिल क्लास का राइज हुआ, यानी मिडिल क्लास एक बनी। A class of people had emerged to occupy an elite status. The realistic picture of everyday life and problems of common people depicted in the novels appealed to the newly educated class. तो इस तरह से जो नया एजुकेटेड क्लास था, मिडिल क्लास, उसे एवरीडे यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के प्रॉब्लम्स और उनकी जो कॉमन पीपल्स के बारे में स्टोरीज थी, तो ये ज़्यादा उनको अपील करने लगी, मिडिल क्लास के लोगों को। इस तरह से नॉवेल जो अपीयर हुआ तो वो मिडिल क्लास के प्रॉब्लम्स को और उनके एस्पिरेशंस को के लिए एक वॉइस बन गया। इस तरह से उसके बाद में क्या हुआ कि मशीन्स का एडवेंट हुआ, यानी मशीनें आई और इंडस्ट्रीज़ में फिर लोग जो काम करने वाले थे उनको टाइम मिलने लगा। इस तरह से उन्होंने नॉवेल्स पढ़ना शुरू किया और उनको उसमें मज़ा आने लगा। ड्रामा और पोइट्री दो लिटरेरी फॉर्म्स थे जो फेड अवे हो रहे थे, और नॉवेल जो था वो कम्बिनेशन ऑफ सम फीचर्स ऑफ ड्रामा एंड पोइट्री था, यानी उसमें ड्रामा भी था, पोइट्री भी थी, और सम न्यू मोर फीचर्स भी उसमें आए थे। नॉवेल ने सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल हैपनिंग्स को एनकम्पास किया। हम देखेंगे कौन से मशहूर नॉवेल उस वक्त थे। तो पिलग्रिम्स प्रोग्रेस बाय जॉन बुनियान 1678, ओरोनुकू बाय अफ्रा बेन 1688, डैनियल डेफे, रॉबिन्सन क्रूसो एंड मॉल फ्लैंडर्स, जो ब्रैकेट में दिया है उनके क्रिएशंस के नाम है, गुलिवर्स ट्रैवल्स बाय जोनाथन स्विफ्ट। इस तरह से ये मशहूर उस वक्त के नॉवेलिस्ट थे जिन्होंने ये नॉवेल्स लिखे थे। ब्रैकेट में लिखे हमने जो, वो नॉवेल का नाम है, और बाय के बाद में जो लिखा है वो नॉवेल उसका है, राइटर का नाम है। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे अदर मेजर नॉवेलिस्ट ऑफ 18th सेंचुरी कौन कौन से थे। तो इसमें थे सैमुअल रिचर्डसन, जिन्होंने पामेला और वर्च्यू रिवार्डेड एंड क्लैरिसा, ये दोनों एपिस्टोलरी नॉवेल्स लिखे। अब एपिस्टोलरी नॉवेल कौन सा है तो ये हम आगे देखेंगे, ये नॉवेल की एक टाइप होती है। तो सैमुअल रिचर्डसन ने ये 2 नॉवेल्स लिखे थे, दोनों भी एपिस्टोलरी थे। उसके बाद में हम देखेंगे और कौन से नॉवेलिस्ट थे 18th सेंचुरी में, मेजर नॉवेलिस्ट थे हेनरी फील्डिंग, लॉरेंस स्टर्न, टोबियास स्मॉलेट। उसके बाद में ये ट्रेडिशन जो है मेनी अदर स्टलवर्ट नॉवेलिस्ट जैसे कि चार्ल्स डिकेंस, वाल्टर स्कॉट, नेथनियल हॉथॉर्न, होरेस वॉलपोल, थॉमस हार्डी, विल्की कॉलिंस एंड एच.जी. वेल्स ने इसको और एनरिच किया। इस तरह से यहाँ पर नॉवेल स्टेप बाय स्टेप एनरिच होते गई। नॉवेल जो लिटरेचर था वो 18th सेंचुरी से स्टार्ट होके अब काफ़ी कुछ एनरिच हो गया था। इसमें काफ़ी नॉवेलिस्ट आ गए थे जो हमने अभी देखे, मेजर नॉवेलिस्ट के नाम। इसके बाद में the 20th century is marked by the modern topics and innovative styles and techniques and widened angles of the views by novelists like E.M. Forster, James Joyce, Joseph Conrad, Henry James, George Orwell, Graham Greene, D.H. Lawrence, William Golding and Anthony Burgess। ये जो लोग थे ये 20th सेंचुरी में इन्होंने मॉडर्न टॉपिक्स और इनोवेटिव स्टाइल्स लाए नॉवेल के अंदर, और जो व्यूज़ थे लोगों के नॉवेल्स के बारे में उसे वाइडन किया। तो ये हमने नाम देखे इनके, जो भी 20th सेंचुरी के नॉवेलिस्ट थे, जैसे कि E.M. फॉरेस्टर, जेम्स जॉयसे, जोसेफ कॉनरेड, हेनरी जेम्स, जॉर्ज ऑरवेल, ग्राहम ग्रीन, D.H. लॉरेंस, विलियम गोल्डिंग एंड एंथनी बर्गेस। ये थे 20th सेंचुरी के मशहूर नॉवेलिस्ट। इन्होंने सरकमफरेंस को वाइडन किया by writing political, social, psychological and other modern issues in their novel। इन्होंने जो नावल की राइटिंग थी उसको, उसके एंगल को, उसके सरकमफरेंस को वाइडन किया। उन्होंने पॉलिटिकल यानी सियासी, सोशल यानी समाजी, साइकोलॉजिकल यानी नफ्सियाती, इस तरह के इश्यूज़ पर भी लिखा। अब हम देखेंगे इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट कौन से थे। तो सलमान रश्दी जो इंडिया से हैं, V.S. नायपॉल त्रिनिदाद के हैं, और काजुआ इशिगुरा जापान से। ये इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट थे। इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट मतलब जो अपना देश छोड़कर दूसरे देश में जाकर बस गए थे, उसे कहते हैं इमिग्रेंट। इमिग्रेंट नॉवेलिस्ट ये थे। इसके बाद में हम देखेंगे कि विमेन नॉवेलिस्ट का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन था। तो विमेन नॉवेलिस्ट में
फ्रांसिस बर्नी का एवेलिना, जो ब्रैकेट में लिखे हमने, ये नॉवेल्स के नाम है या नॉवेल्स के टाइप है। तो फ्रांसिस बर्नी, एवेलिना, एन रेडक्लिफ, गोथिक नॉवेल्स। अब गोथिक नॉवेल्स भी एक नॉवेल की टाइप है वो हम आगे देखेंगे। मैरी शेली, फ्रैंकेनस्टीन, ये नॉवेल का नाम है, बेस्ड ऑन साइंस ऑफ द एज। जेन ऑस्टिन, ये एक नॉवेलिस्ट है। एमिली ब्रॉन्टे, इनकी लिखी हुई नॉवेल है द वुथरिंग हाइट्स। शार्लोट ब्रॉन्टे, उन्होंने लिखा है जेन आयर। मैरी एन एवांस एलियास जॉर्ज इलियट रोड द नॉवेल्स रिफ्लेक्टिंग साइकोलॉजिकल इंसाइट। इस तरह से ये जो है विमेन नॉवेलिस्ट, इनके ये नाम है। इसके बाद में हम देखेंगे और कौन सी विमेन नॉवेलिस्ट थी इनके अलावा, वो हम देखेंगे। इस तरह से आपने इसको याद रखना है कि विमेन नॉवेलिस्ट कौन सी है। इसमें किसी भी टॉपिक पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो पूरा का पूरा चैप्टर आपको अच्छी तरह से समझना है ताकि आपके 4 मार्क्स इसमें पक्के हो जाए। इसमें और जो विमेन नॉवेलिस्ट है जिनके नाम है वर्जीनिया वुल्फ, जो पायनियर है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक की। इस पर 2-3 बार क्वेश्चन पूछा गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक किसने, उसकी शुरुआत किसने की थी। अगाथा क्रिस्टी, इनके नॉवेल्स बेस्ड ऑन क्राइम है, और हरक्यूल पॉयरॉट और मिस मार्पल इनके एवरग्रीन डिटेक्टिव्स है। उन्होंने जो क्रिएट किए अपने नॉवेल्स में, उनके उन डिटेक्टिव्स के नाम है हरक्यूल पॉयरॉट और मिस मार्पल। उसके बाद में हार्पर ली है एक, उसी तरह से मार्गरेट अथवुड है, उसके बाद में टोनी मॉरिसन है और एलिस वॉकर है। इस तरह से ये नॉवेलिस्ट हैं जो विमेन नॉवेलिस्ट है। इन्होंने ट्रेडिशन को, नॉवेल लिखने की ट्रेडिशन को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेकर गए। तो इस तरह से ये याद रखना है आपको। 13 नेम्स इनमें हमने दिए हैं अपने विमेन नॉवेलिस्ट के, ठीक है, जिन्होंने इस ट्रेडिशन को और एलिवेट किया था। अब हम देखेंगे इसमें इंडियन सिनेरियो क्या है। तो फर्स्ट इंडियन नॉवेल रिटन इन इंग्लिश है राजमोहन्स वाइफ बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, जिसे सीरियलाइज्ड किया गया था इंडियन फील्ड में। द इंडियन फील्ड में इस पर सीरियल बना था, और उस नॉवेल का नाम है राजमोहन्स वाइफ, जो इंग्लिश की फर्स्ट नॉवेल है, इंडियन इंग्लिश की फर्स्ट नॉवेल है, जिसे लिखा था बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। हमने वर्ल्ड की फर्स्ट नॉवेल भी देखा है, टेल ऑफ जेनजी। उसके बाद में हमने देखा है इंग्लैंड की शुरुआत हुई थी, उसके बाद में हमने देखी इंडिया की फर्स्ट नॉवेल। आफ्टर दिस फ्यू मोर नॉवेल्स वेयर रिटन बाय द इंडियन राइटर्स। इसके बाद में बहुत सारे और भी नॉवेल्स लिखे गए जो नेशनलिस्टिक वर्चूज़ और सोशल इश्यूज़ पर थे। उनका फ्रेमवर्क जो था वो नेशनलिस्टिक वर्चूज़ था और सोशल इश्यूज़ थे। तो इंडियन ट्रायो, ये भी आपको याद रखना है, इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि इंडियन ट्रायो ये है मुल्कराज आनंद, आर के नारायण और राजा राव, इन्हें इंडियन ट्रायो कहा जाता है, ठीक है। इस पर 2-3 बार पूछा गया था। उसके बाद में नॉवेलिस्ट लाइक अनीता देसाई, नयनतारा सहगल एंड अरुण जोशी एंड मनोहर मालगांवकर अपलिफ्टेड द रिवोल्यूशनाइज्ड इंडियन इंग्लिश नॉवेल थ्रू देयर वर्क्स। इनने भी अपना जो नॉवेल था उसको और अपलिफ्ट किया। उसी तरह से अमिताभ घोष, विक्रम सेठ, उपमन्यु चटर्जी ameliorated द इंडियन नॉवेल इन इंग्लिश बाय एडिंग न्यू फीचर्स टू इट। इन्होंने भी नॉवेल में नए फीचर्स ऐड किए। तो आज के रिसेंट ईयर्स में जो डेजलिंग परफॉर्मेंस बाय इंडियन नॉवेलिस्ट है वो है सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति राय, किरण देसाई एंड किरण नागरकर। ये भी आज के रिसेंट ईयर्स में के ये जो नॉवेलिस्ट है, इंडियन नॉवेलिस्ट, उनके नाम है सलमान रश्दी, अरविंद अडिगा, अरुंधति रॉय, किरण देसाई एंड किरण नागरकर। तो जब से द ट्रेडिशन ऑफ इंडियन इंग्लिश नॉवेल सिंस इट्स इंसेप्शन हैज़ रजिस्टर्ड ए मार्क्ड शिफ्ट एग्जिबिटिंग ग्लोबल कंसर्न्स। तो इस तरह से पूरी दुनिया में इसको, हमारे इंग्लिश नॉवेल्स को, इंडिया के इंग्लिश नॉवेल्स को पढ़ा जाने लगा। इसके बाद हम देखेंगे कि नॉवेला क्या है। तो वर्ड नॉवेला जो है वो इटालियन वर्ड नॉवेली से लिया गया है। जो टाइप ऑफ नॉवेला जो है, इट इज़ अ टाइप ऑफ नैरेटिव प्रोज फिक्शन विच इज़ शॉर्टर देन ए फुल लेंथ नॉवेल एंड लॉन्गर देन ए शॉर्ट स्टोरी। मतलब नॉवेला जो है फुल लेंथ नॉवेल से छोटा होता है और शॉर्ट स्टोरी से वो बड़ी होती है। ये जो है एक वेल स्ट्रक्चर्ड और वेल स्ट्रक्चर, सटायरिक और रियलिस्टिक इन टोन रहता है। उसमें ये यूजुअली क्या, किस चीज़ पर फोकस करता है, एक इंसिडेंट या इशू पर फोकस करता है जिसमें एक या दो मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और एक सिंगल ट्रेडिशन पर ये टेक प्लेस करता है, यानी एक सिंगल ट्रेडिशन को ही उसमें बयान किया जाता है। इसमें एक या दो मेन कैरेक्टर्स हो सकते हैं, और आमतौर पर इसमें सोशल इश्यूज़ पर फोकस किया जाता है। अब देखेंगे हम इस मशहूर नॉवेला कौन कौन से थे।
जो पॉपुलर हुए नॉवेला वो कौन कौन से थे और उसे किसने लिखा था। इस पर भी पूरा का पूरा मैच द फॉलोइंग में मैच द कॉलम्स में आया था एक क्वेश्चन। तो द हार्ट ऑफ डार्कनेस इसे लिखा है जोसेफ कॉनरेड ने। द टर्न ऑफ द स्क्रू इसे लिखा था हेनरी जेम्स ने। बिली बर्ड को हरमन मेलविले ने लिखा है। डेथ इन वेनिस को थॉमस मैन ने लिखा है। सीज द डे लिखा गया था सॉल बेलो ने के ज़रिए। पर्ल को लिखा है जॉन स्टीनबेक ने। तो ये आपको याद रखना है पूरा का पूरा फेमस नॉवेलास इन इंग्लिश। ये जो है तो इसको आपको पूरा याद रखना है क्योंकि इस पर पूरा का पूरा एक क्वेश्चन आया था 2 मार्क का। ठीक है, तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। जो जो भी पॉइंट्स है इस चैप्टर में इन्हें अच्छे से याद रखना है ताकि आपको ये पूरे 4 मार्क्स आप हासिल कर सकें। इसमें मार्क्स कटने की ज़्यादा गुंजाइश नहीं है क्योंकि आपको क्वेश्चन के आंसर नहीं लिखना है जहाँ पर आपके मार्क्स कट सकते हैं। पंक्चुएशन है, स्पेलिंग मिस्टेक्स है, ऐसी कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। MCQ टाइप आता है इसमें, इसलिए। अब हम देखेंगे एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल्स कौन कौन से और कितने हैं। तो देर आर 6 एलिमेंट्स ऑफ नॉवेल और नॉवेला। इस पर भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स आया था। तो इसमें है कि नॉवेल के कितने एलिमेंट्स होते हैं, इस पर एक क्वेश्चन था। तो पहला है थीम। तो थीम जो है इज़ द सेंट्रल आइडिया इन द नॉवेल। इट इज़ अ फिलोसॉफिकल स्टेटमेंट और ट्रूथ। सेंट्रल आइडिया को थीम कहते हैं। ठीक है, ये याद रखना है आपको, सेंट्रल आइडिया को थीम कहते हैं। उसके बाद में है प्लॉट। सेकंड पॉइंट है प्लॉट, सेकंड एलिमेंट है नॉवेल का। तो प्लॉट इज़ द स्टोरी और द कोर्स ऑफ इवेंट्स दैट मेक अप द थीम। जो थीम को बनाते हैं वो प्लॉट कहलाता है। प्लॉट इज़ क्रिएटेड बाय अदर इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड द माइंड ऑफ द कैरेक्टर और विद अदर कैरेक्टर्स। अब इसमें इंटरनल और एक्सटर्नल कॉन्फ्लिक्ट जो रहता है वो माइंड कैरेक्टर के माइंड में रहता है या फिर दूसरे कैरेक्टर्स के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है, ये सब इसमें बयान किया जाता है। तो प्लॉट में भी सिंपल वन प्लॉट और कॉम्प्लेक्स यानी कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सब प्लॉट्स, ये आपको अच्छे से याद रखना है। आप इसमें देखो कॉन्फ्लिक्ट इनसाइड, कॉन्फ्लिक्ट का इंटरनल और एक्सटर्नल बोला गया था, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था। अब कैरेक्टर, तीसरा एलिमेंट है कैरेक्टर। कैरेक्टराइजेशन इज रिलेटेड टू द प्लॉट एज द इवेंट्स टेक प्लेस बिकॉज ऑफ द बिहेवियर ऑफ द कैरेक्टर्स। जिस तरह से कैरेक्टर्स बिहेव करते हैं उसी तरह से उसके हिसाब से कैरेक्टराइजेशन किया जाता है। डिपिक्शन ऑफ कैरेक्टर कैन रेंज फ्रॉम ए थंबनेल स्केच टू डीप वर्डी हाईली डिटेल्ड वर्बल स्केच। तो कैरेक्टर जो है वो किसी कैरेक्टर का थोड़ा सा भी अपीयरेंस रह सकता है या फिर किसी कैरेक्टर को बहुत डीप में इसमें डिस्क्राइब किया जा सकता है, यानी मेन कैरेक्टर को बहुत डीप में डिस्क्राइब किया जाता है। द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर में बी डिस्क्राइब्ड ऑन इट्स एवरी आस्पेक्ट, यानी जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है उसका हर आस्पेक्ट उसके लाइफ का उसमें डिस्क्राइब किया जा सकता है। और माइनर कैरेक्टर्स आर नॉट गिवन मच इंपॉर्टेंस, जो माइनर कैरेक्टर रहते हैं उन्हें ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती है। तो प्रोटैगनिस्ट जो है वो मेन कैरेक्टर रहता है जिसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। जो भी नॉवेल में मेन कैरेक्टर रहता है उसे प्रोटैगनिस्ट कहते हैं। वो रहता है किसी और कैरेक्टर के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है या किसी फोर्स के साथ रहता है जो इंटरनल और एक्सटर्नल हो सकती है, उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। यानी जिस कैरेक्टर के साथ उसका कॉन्फ्लिक्ट रहता है मेन कैरेक्टर का उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं। ठीक है, मेन कैरेक्टर प्रोटैगनिस्ट और उसके कॉन्फ्लिक्ट जिससे रहते हैं वो एंटागोनिस्ट कहते हैं, उसे कहते हैं एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये 2 चीज़ें आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है सेटिंग। सेटिंग इज़ द बैकग्राउंड इन विच द स्टोरी टेक प्लेस। जिस बैकग्राउंड में स्टोरी चलती रहती है उसे सेटिंग कहते हैं। उसमें प्लेस, पीरियड, टाइम, क्लाइमेट और वेदर और लाइफस्टाइल, ये सब चीज़ें सेटिंग में आती है। प्लॉट एंड कैरेक्टर आर द 2 मेजर एलिमेंट्स दैट आर अफेक्टेड ड्यू टू सेटिंग। तो सेटिंग की वजह से प्लॉट्स और कैरेक्टर ये 2 चीज़ें अफेक्टेड होती हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है, प्लेस, पीरियड यानी प्लेस यानी कौन सी जगह पे वो स्टोरी चल रही है, पीरियड यानी कौन सा दौर है, टाइम, ठीक है, क्लाइमेट क्या है, वेदर क्या है, इस तरह से। अब देखेंगे हम 5वां पॉइंट, कॉन्फ्लिक्ट। तो कॉन्फ्लिक्ट किसे कहते हैं, द स्ट्रगल बिटवीन द अपोजिट फोर्सेज इन द स्टोरी कॉल्ड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट प्रोवाइड्स इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी अबाउट द प्लॉट। तो कॉन्फ्लिक्ट क्या है, जो कैरेक्टर्स रहते हैं, अपोजिट कैरेक्टर्स रहते हैं, उनके बीच में जो भी स्ट्रगल चलता है उसे कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। और इसकी वजह से हमको स्टोरी पढ़ने में इंटरेस्ट आता है और क्यूरियोसिटी होती है कि आगे क्या होगा अभी। ठीक है, सीधी सीधी अगर स्टोरी चली तो पढ़ने वाले को इंटरेस्ट नहीं आता। 6 पॉइंट है लैंग्वेज और स्टाइल। तो लैंग्वेज एंड द टेक्निक्स यूज्ड बाय द ऑथर इज नोन एज द स्टाइल। और लिंग्विस्टिक डिवाइसेस में बी यूज टू मेक द नरेशन इफेक्टिव। एक्सटेंसिव वोकेबलरी एंड हाई फ्रेजेस में बी यूज्ड। लिंग्विस्टिक डिवाइसेस मतलब फिगर्स ऑफ स्पीच वगैरह उसमें यूज़ की जा सकती है। उसी तरह से फ्रेजेस यूज़ किए जा सकते हैं ताकि उसको इंटरेस्टिंग बनाया जा सके, स्टाइल को, लैंग्वेज को। एक्सटेंसिव वोकेबलरी और बड़े बड़े फ्रेजेस भी यूज़ किए जा सकते हैं। और ऑथर ओनली पॉइंट टू द पॉइंट भी लिख सकता है और वो दोनों चीज़ों को मिक्स करके भी लिख सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि जहाँ उनको बड़े बड़े फ्रेजेस यूज़ करना है या फिर टू द पॉइंट बात करना है, इस तरह से वो दोनों चीज़ों को मिलाकर स्टोरी को लिख सकते हैं ताकि स्टोरी इंटरेस्टिंग बन सके। तो इस तरह से लैंग्वेज या स्टाइल का जो है हमने डिस्क्राइब किए। अब यहाँ पर ये जो है इसके 6 एलिमेंट्स कंप्लीट हो गए।
अपने नावल के या नावेला के 6 एलिमेंट्स होते हैं जो हमने यहाँ पर आपको समझा दिए। तो इस पर भी एक क्वेश्चन आया था फिल इन द ब्लैंक्स में कि नावल या नावेला के कितने एलिमेंट्स होते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शन दिए हुए थे। और उसमें क्या रहता है, आपको सिर्फ ऑप्शन लिख देंगे आप आंसर में तो वो नहीं चलेगा, आपको वहाँ मार्क्स नहीं मिलेंगे। पूरा सेंटेंस लिखना है आपको ऑप्शन के साथ में, ठीक है। अब देखेंगे हम टाइप्स ऑफ नॉवेल्स। तो इसमें पहला है रियलिस्टिक नॉवेल्स। तो जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है हमको रियलिस्टिक, तो इट इज़ अ पीस ऑफ फिक्शन दैट गिव्स द इफेक्ट ऑफ रियलिज्म एंड इज ऑल्सो कॉल्ड ए नॉवेल ऑफ मैनर्स। रियलिस्टिक नॉवेल को नॉवेल ऑफ मैनर्स भी कहा जाता है। और ये जो है इसमें इफेक्ट ऑफ रियलिज्म रहता है, यानी ऐसा लगता है कि रियल स्टोरी है, किसी की ज़िंदगी की रियल स्टोरी है। अब पिकारेस्क नॉवेल, पिकारेस्क जो वर्ड है वो पिकारो से लिया गया है और पिकारो स्पेनिश वर्ड है। पिकारो के माने होते हैं रोग। रोग यानी डिसऑनेस्ट और अनप्रिंसिपल्ड पर्सन, यानी बेईमान इंसान, रोग यानी। तो पिकारेस्क नॉवेल जो है वो प्रोटैगनिस्ट के एडवेंचर्स को डिस्क्राइब करता है जो डिसरेप्यूटेबल पर्सन है, यानी वो रोग है, यानी वो इल मैनर्ड पर्सन है। तो यहाँ पर पिकारेस्क नॉवेल में जो है मेन कैरेक्टर है वो क्या रहता है, वो डिसरेप्यूटेबल पर्सन रहता है। उसके बाद में थर्ड है हिस्टोरिकल नॉवेल, जैसे कि नाम है उसमें हिस्ट्री से रिलेटेड रहते हैं। इट इज़ सेट इन अ पीरियड अर्लियर दैन दैट ऑफ राइटिंग, यानी जिस वक्त वो कहानी लिखी गई उसके पहले के गुजरे हुए वक्त के बारे में वो कहानी लिखी हुई रहती है। उसके बाद में एपिस्टोलरी नॉवेल है। एपिस्टोलरी जो है ये वर्ड डिराइव किया गया है लैटिन वर्ड एपिस्टोला से, और एपिस्टोला का मतलब होता है लेटर। तो द राइटर प्रेजेंट्स द नॉवेल थ्रू ए सीरीज ऑफ लेटर्स और डायरी एंट्रीज। इसमें एपिस्टोलरी नॉवेल में जो है राइटर जो है कहानी लिखता है वो लेटर की शक्ल में लिखता है या डायरी एंट्रीज की शक्ल में। अब देखेंगे हम गोथिक नॉवेल्स, ये नंबर 5 है। इसमें टेरर, मिस्ट्री, हॉरर, थ्रिलर, सुपरनेचुरल, डूम्स, डेथ, डिके और हॉन्टेड बिल्डिंग्स के बारे में ये रहता है गोथिक नॉवेल, यानी जो डरावनी चीज़ें रहती है, टेरर है, कोई मिस्ट्री है, राज है, उसमें खौफनाक चीज़ें, खौफनाक कहानी, सुपरनेचुरल यानी रूहानी, माफूकुल फितरत जिसे कहते हैं, जिन भूत वगैरह के बारे में, तो उसे कहते हैं गोथिक नॉवेल्स। अब नंबर 6 ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल। तो ये जो है ऑटोबायोग्राफिकल नॉवेल ये ऑथर की लाइफ को डिस्क्राइब करती हैं। प्लेसेस और नेम्स ऑफ कैरेक्टर्स को बदला जा सकता है या फिर सेम भी रखते हैं, और जो लाइफ के इवेंट्स रहते हैं ऑथर के, उसे वो कुछ चीज़ों को वो डिटेल्स को हाइड भी कर सकता है, अवॉइड भी कर सकता है, और जो चाहे वो लिख सकता है अपने लाइफ के बारे में। ऑटोबायोग्राफी यानी इंसान जो अपने खुद की ज़िंदगी के बारे में खुद लिखता है उसे ऑटोबायोग्राफी कहते हैं। खुद नोश्त सवाने उम्री कहते हैं उसे उर्दू में। तो इसे फर्स्ट पर्सन में भी लिखा जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है, यानी किसी और की ज़बान से बयान कर रहे हैं इस तरह से। अब देखेंगे हम एलिगोरिकल नॉवेल्स, ये नंबर 7 है। तो इसमें जो भी सरफेस मीनिंग रहती है उसकी जो नॉवेल की है 2 मीनिंग निकलती है। एक ऊपर ऊपर से हम जो देखें तो कुछ अलग समझ में आता है, और जब हम पढ़ेंगे तो कुछ अलग मीनिंग निकलती है, यानी डबल मीनिंग रहती है इसकी। तो सिंबॉलिक मीनिंग में भी पॉलिटिकल, रिलीजियस, हिस्टोरिकल और फिलोसॉफिकल। तो सिंबॉलिक मीनिंग्स इसकी रिलीजियस भी हो सकती है, पॉलिटिकल यानी सियासी भी हो सकती है, मजहबी भी हो सकती है, तारीखी भी हो सकती है, और नफ्सियाती भी हो सकती है। एलिगोरिकल मतलब 2 मानी वाले नॉवेल्स, डबल मीनिंग वाले नॉवेल्स, इतना आप एक वर्ड में याद रखेंगे। नंबर 8 है यूटोपियन या डिस्टोपियन नॉवेल। तो इसमें एक इमेजिनरी कम्युनिटी के बारे में बताया जाता है या सोसाइटी के बारे में जिसमें आइडियल क्वालिटीज़ होती है। जैसे कि हमको पता है कि हर किसी में कुछ अच्छी क्वालिटीज़ भी होती है, कुछ बुरी क्वालिटीज़ भी होती है, लेकिन यूटोपियन में एक ऐसी इमेजिनरी कम्युनिटी के बारे में स्टोरी रहती है जिसकी सारी क्वालिटीज़ अच्छी है, आइडियल है। इट इज़ कॉमन इन साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन। तो ये जो यूटोपियन नॉवेल्स है ये साइंस फिक्शन और स्पेकुलेटिव फिक्शन में कॉमन है, उसमें इस तरह से नॉवेल लिखे जा सकते हैं साइंस फिक्शन में। अब है साइकोलॉजिकल नॉवेल। इट साइकोलॉजिकल नॉवेल जो है वो ट्रीट करता है इंटरनल लाइफ ऑफ द प्रोटैगनिस्ट और इवन द अदर कैरेक्टर्स। तो साइकोलॉजिकल मतलब नफ्सियाती नॉवेल जो है वो मेन कैरेक्टर जो प्रोटैगनिस्ट रहता है उसके लाइफ के इंटरनल बातों को ट्रीट करता है या फिर अदर कैरेक्टर्स के। उसी तरह से 10वां है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस नॉवेल। इट मीन्स द फ्लो ऑफ थॉट्स। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस यानी फ्लो ऑफ थॉट। इट वॉज अ फ्रेज कॉइंड बाय विलियम जेम्स इन हिज ट्रीटीज प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स ने इसे लिखा था शुरू में, उनकी ट्रीटीज जो थी प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी 1890 में लिखा था। इंसिडेंट्स आर इन द सीक्वेंस ऑफ देयर ऑकरेंस। जिस तरह से इंसिडेंट्स होते हैं उसी तरह से उनको सीक्वेंस में इसमें लिखा जाता है। अब देखेंगे बिल्डंग्स रोमन नॉवेल। तो जर्मन वर्ड बिल्डंग्स रोमन जो है वो ग्रोथ को इंडिकेट करता है। इस पर भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, बिल्डंग्स रोमन यानी क्या होता है, तो वो है ग्रोथ। इसमें क्या है, ऑटोबायोग्राफी या बायोग्राफी जो है प्रोटैगनिस्ट की माइंड, स्पिरिट और कैरेक्टर्स पे डिपेंड करती है, उसके चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक के, यानी उसके बचपन से लेकर बड़े होने तक के प्रोटैगनिस्ट की इसमें बायोग्राफी या फिर ऑटोबायोग्राफी लिखी होती है। बिल्डंग्स रोमन नॉवेल में प्रोटैगनिस्ट की माइंड, स्पिरिट और कैरेक्टर्स
उसकी चाइल्डहुड से लेकर एडल्टहुड तक के लिखे होते हैं। अब देखेंगे हम एक पल्प मैगजीन जो थी फर्स्ट हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी में शुरुआत हुई इसकी, ये पॉपुलर हो गए, जिसमें क्या था चीप पल्प पेपर यूज़ किया गया था, जिससे इसने पल्प मैगजीन ने बिल्डिंग ग्राउंड तैयार किया था डिटेक्टिव नॉवेल्स और साइंटिफिक फिक्शन के लिए। तो इसमें क्या रहता है, साइंटिफिक फिक्शन में क्या रहता है, इमेजिनेटिव कंसेप्ट सच एज फ्यूचरिस्टिक सेटिंग रहता है, फ्यूचरिस्टिक साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ, इस तरह से इसमें रहता है। जैसे कि आप कार्टून्स में देखते होंगे, जैसे डोरेमोन वगैरह देखते हैं आप, तो उसमें ये सब चीज़ें बताई जाती है, स्पेस ट्रैवल, टाइम ट्रैवल, पैरेलल यूनिवर्स, और टाइम मशीन से वो कहीं भी जाते आते, इस तरह की जो उस पर बेस्ड नावल रहती है वो है साइंटिफिक फिक्शन पे। अब इसमें जो फ्रैंकेनस्टीन जो नावल थी, इसे मैरी शेली ने लिखा था, और ये फर्स्ट नावल है बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको कंसिडर किया जाता है फर्स्ट नावल बेस्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका नाम है फ्रैंकेनस्टीन, इसे लिखा था मैरी शेली ने। अब आगे है डिटेक्टिव फिक्शन, जो है ये सब जेनर है ऑफ क्राइम फिक्शन, यानी क्राइम फिक्शन के से एक का एक हिस्सा है डिटेक्टिव फिक्शन और मिस्ट्री फिक्शन। डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट्स ए क्राइम ऑफन ए मर्डर, इसमें क्या रहता है कि डिटेक्टिव एक क्राइम का इन्वेस्टिगेशन करता है, ऑफन वो अक्सर वो क्या रहता है, मर्डर रहता है। तो डिटेक्टिव फिक्शन किसका हिस्सा है, क्राइम फिक्शन और मिस्ट्री फिक्शन का। इस पर भी क्वेश्चन